Hello friends, welcome to iExamB. Today we are going to discuss the important PIB news from 30th to 20th of August. And we are also going to discuss the two descriptive questions that I have given you in the last video. ठीक है? So ये descriptive question भी करेंगे क्योंकि अभी नाबार्ड और नाबार्ड इज ड्यू योर इन नेक्स्ट मंथ, है ना? नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स है, उसके फिर आज से एक महीने बाद मेंस भी आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव का आंसर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कैसे लिखना है कुछ आइडिया उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम कुसुम। ठीक है, ये पीएम कुसुम न्यूज में था तो कुसुम पे बात करेंगे। ये और एक स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। देन वी विल डिस्कस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे और कुछ प्रीलिम रिलेटेड पीआईबी पे न्यूज है, तो उस पे भी थोड़ा लाइट डालेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई के और नाबार्ड के दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि सेशन शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि 30 अगस्त से नई बैच हमने लॉन्च की है फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, 40% ऑफ उस पर हम दे रहे हैं। नाबार्ड की भी बैच शुरू है, उस पर भी फ्लैट 40% है। इफ यू वांट टू इंश्योर योर सिलेक्शन देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेस। ठीक है, मूविंग फर्दर, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पीएम कुसुम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी इन 2019, है ना? पीएम कुसुम इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। 2019 के प्रीलिम्स में इसका लॉन्ग फॉर्म पूछ लिया था। लॉन्ग फॉर्म मतलब पूछ लिया था कि भाई ये पीएम कुसुम का एस क्या है ना? ऑप्शन थे सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, सोलार है, क्या है? तो उसका आंसर था सुरक्षा। ठीक है, नाबार्ड ये अक्सर पूछ लेता है आपके लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ द स्कीम्स। ठीक है, सो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान इज योर पीएम कुसुम। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान scheme for farmers for installation for solar pumps and grid connected pumps. ठीक है, the total renewable capacity which this schemes is aiming at is 25 gigawatt, 25.7 gigawatt। ठीक है, 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट होता है। तो ये टारगेट कब तक अचीव करना है हमको? 2022 तक। ठीक है, ये सब फैक्चुअल डिटेल्स है जो है ये हमको पता होनी चाहिए क्योंकि नाबार्ड और आरबीआई यही पूछेगा, है ना? बजटरी सपोर्ट है 34.22, मतलब 34,000 करोड़ बाय 2022। ठीक है, अब इसके जो ये जो पूरा जो पीएम की सिम है इसके तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर फोटोवोल्टाइक। ठीक है, इसका टारगेट क्या है? 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट, मतलब 2-2 मेगावाट के छोटे छोटे ग्रिड कनेक्टेड ये पावर प्लांट बनाएंगे थ्रू आपके सोलर फोटोवोल्टाइक। ठीक है, देन है आपका ऑफ ग्रिड सोलर पंप, मतलब ये जो ग्रिड है हमारा जो आप देखते हैं, जो तार देखते हैं आप आपके अराउंड, उसको बोलते हैं हम ग्रिड। ठीक है, तो उससे जो कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन सोलर उसको बोलेंगे, स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, है ना? इरिगेशन में जो पंप यूज होता है ना पानी निकालने के लिए जमीन से, उसको बोलते हैं। तो वो अभी इलेक्ट्रिसिटी पे यूज हो रहा है, ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसको हमको किस पे ऑपरेट करना है? सोलार पे। ठीक है, फिर थर्ड एस्पेक्ट है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप, सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी अप टू 7.5 एचपी। ठीक है, ये हॉर्स पावर है। तो ये 10,000 मेगावाट और ये तीन कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये नोट डाउन भी करके रखो। ठीक है, ये आता है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये स्कीम से रिलेटेड यही नाबार्ड और आरबीआई पूछ लेगा। ठीक है, फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा RODTEP, मतलब क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये नया स्कीम हमने लॉन्च किया और ये रिप्लेस कर रहा है किसको? MEIS को, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको इसने रिप्लेस किया है। ये लॉन्च हुआ है 2021 में। ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च स्कीम है तो ये आ सकता है। ये स्कीम है क्या? बेसिकली यूएस जो है अपना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने हमारे खिलाफ एक केस फाइल की WTO में। ठीक है, ये केस ये था कि भाई इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है ना? ये मैन्युफैक्चरर्स को और जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको। तो इससे क्या होता है? इसमें ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है।
यूएस का और बाकी सारी एजेंसीज का भी। ठीक है, तो इसकी वजह से यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल किया डब्ल्यूटीओ में। तो उस केस का जो वर्डिक्ट था वो इंडिया के अगेंस्ट लगा, है ना। डब्ल्यूटीओ ने उस केस का जो वर्डिक्ट है इंडिया के अगेंस्ट में दिया। तो इसकी वजह से इंडिया को ये जो स्कीम था MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो ये हमने बंद कर दी। ठीक है, लेकिन हमको एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ाना है, हमारा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनीज है उनको हमें इंसेंटिव देते रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमने फिर ये जो MEIS स्कीम है वो इस स्कीम से रिप्लेस कर दी। इस स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, जो भी लोकल टैक्सेस है, ड्यूटीज है, वो जो लेती थी अब तक गवर्नमेंट, वो लेगी नहीं, या फिर लिया तो वो वापस कर देगी। ठीक है, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव ही हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके पीछे कंसेप्ट है। कि- अभी नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं किगाली की तरफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड रैटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट। ये किगाली अमेंडमेंट आपका 2016 में हुआ था, टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। ठीक है, ये किगाली अमेंडमेंट किसका अमेंडमेंट है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल ये जो हुआ था आपका हुआ था 1987 में। ठीक है, इस पे पढ़ते हैं हम पहले। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, मतलब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था, हम जो भी एमिशंस हमारे हो रहे हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से आपके एसी से, आपका जो इंडस्ट्रीज है, वेरियस इंडस्ट्रीज, उससे कुछ एमिशंस आ रहे थे, वेरियस गैसेस। वो गैसेस ओजोन ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ का, वो डिप्लेट कर रहा था। ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वेरियस इश्यूज होते हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज। पहला इकोलॉजिकल इश्यू है कि हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लेट होने की वजह से जो यूवी रेज है वो सीधा अर्थ पे आएंगे, और वो यूवी रेज क्या की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है ना, वेरियस स्किन डिसीजेस होते हैं। हमारे जो प्लांट है, जो भी हम खाना उगाते हैं ना, धान उगाते हैं, उस पे भी अफेक्ट होता है। उसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम होती है ना। तो ये सब चीजें होती है ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से, तो इसको हमको प्रिवेंट करना है। तो ये हमने प्रोटोकॉल बनाया था 1987 में, और ये अकेला ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी के सभी कंट्रीज ने रेटिफाई किया था। ठीक है, ऑल 198 कंट्रीज। तो हम इसके इसके तहत क्या है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस है, उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू, है ना। तो ये HCFC जो है हमको रिड्यूस करना था, तो ये HCFC जो है हमने इसको रिप्लेस किया है HFC से। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कि भाई ये नहीं चाहिए तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि ये ओजोन के लिए मतलब कोई हानिकारक नहीं है, ये ओजोन डिप्लेशन गैस नहीं है। बट बट ये ओजोन डिप्लेशन गैस नहीं है, बट ये क्या करता है, ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उस पे आएंगे बाद में, पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 2000 गुना ज्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 गुना है, तो ये जो HCFC है ये 2000 गुना ज्यादा पोटेंट है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मदर अर्थ। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन ऑफ HCFCs एंड विल कंप्लीटली फेज आउट देम बाय 2020। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज शुरू करेंगे 2013 से, और वो 2030 तक इसको कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि HCFC हमने रिप्लेस कर दिया था HFC से, लेकिन HFC में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, HFC में क्या प्रॉब्लम है, HFC में प्रॉब्लम है कि ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब आप ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो डिग्लेशिएशन होगा, सी लेवल चेंजेस होंगे, रेनफॉल वेरिएशन होगा, मानसून में प्रॉब्लम होगी, है ना। ये सब चीजें होती है। तो हमको मदर अर्थ का टेम्परेचर भी हमने बढ़ने नहीं देना है, ये हमारा मेजर एम है। ठीक है, तो ये जो HFC है इसका ग्रीन अभी हमने क्या देखा, GWP। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल,
इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है? 12 to 14,000 टाइम्स ज्यादा है CO2 से। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमको अब क्या करना है, हमको HFC भी रिमूव करना है, फेज आउट करना है। तो उसके लिए हमने मॉन्ट्रियल को एक अमेंडमेंट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसको कहते हैं हम किगाली। ठीक है, ये किगाली जो है ये शहर का नाम है, ये है आपका रवांडा में, ये आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो भी पैराग्राफ्स मैंने दिए हैं इसमें से आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लो, सो दैट यू कैन कोड देम इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड सर्टन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अपेडा इन कोलैबोरेशन विथ HPMC, HPMC क्या है? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, so APEDA with HPMC have exported 4 varieties of mango. ठीक है, not mango, apple, 4 varieties of apple. So what are these 4 varieties? Royal Delicious, Dark Boron Gala, Scarlet's Pearl and Red Velox. Red Velox and Golden Delicious to Bahrain. ठीक है, bahrain को ये हमने एक्सपोर्ट किया है। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी वैरायटीज है, वो नाबार्ड में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नाबार्ड के आपको ARD में पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें है ना। तो अपेडा, अपेडा भी ये कॉमर्स से, एग्री एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये, कॉमर्स मिनिस्ट्री एग्रो एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नाम है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया क्या काम करेगा कि भी अर्बन एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, मान लो कोई हैंडमेड बैग्स बना रहा है, कोई मान लो कुछ पिकल बना रहा है, फूड प्रोसेसिंग कर रहा है ना, तो वो सब चीजें कहाँ पे मार्केट की जाएंगी, उसका मार्केटिंग कहाँ से होगा? सोन चिड़िया से। ठीक है, ओवर 5.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। ठीक है, इनको इससे हेल्प होगा, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, वो भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका मार्केटिंग में हेल्प होगा, है ना। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो सब चीज, वो सारी चीजें यहाँ पे लिंक होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत ज्यादा फोकस होता है नाबार्ड का, है ना। और आरबीआई में भी, आरबीआई का भी फोकस होता है थ्रू PSL, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं तो सभी बैंकों, जो कमर्शियल बैंक्स है, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो नॉर्म्स है वो फॉलो करना है ना। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, GDP भी ग्रो होगा। तो ये सारी चीजें लिंक है। ठीक है, ये सोन चिड़िया आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं इंडिगो। ये इंडिगो क्या है? एक जीनोमिक चिप है, इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वैरायटीज ऑफ इंडिजिनियस कैटल। ये कैटल की ब्रीड्स जो है वो नाबार्ड में पूछ लेते हैं। जैसे ये गिर है, ये कहाँ से है? आपका गुजरात से है ना। आपने गिर नेशनल पार्क सुना होगा, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका गुजरात है ना, यहाँ पे आता है गिर। ठीक है, तो ये गिर, यहाँ से गिर। फिर आपका जो कांकरेज है, ये काठियावाड़ी है, कांकरेज को काठियावाड़ी भी बोलता है, वो कच्छ से बिलोंग करती है, ये एरिया है आपका कच्छ। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको कांकरेज। साहिवाल जो है ये पंजाब हरियाणा रीजन में आता है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, और ओंगोल जो आता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सी ब्रीड कहाँ से है ये पूछ लेते हैं। साहिवाल तो मेंस में भी पूछ लिया था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है ये। ठीक है, साहिवाल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिगो जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया है इंडिगो, इंडिया फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप। ये चिप हम अगर यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा भाई कौन सी कैटल, कौन सा कैटल प्योर ब्रीड की है ना, ताकि हम उस ब्रीड को यूज करके आगे वाली ब्रीड, आगे वाली नस्लें पैदा कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेयरी का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने में हेल्प होगा। अगर अगर डेयरी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा, जो कि हमारा टारगेट है बाय 2022। ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो कमिटी था उसका नाम क्या था? मिस्टर अशोक दलवाई। ठीक है, ये भी पूछ लिया था 2020 मेंस में। अशोक दलवाई कमिटी है वो, डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें आप नोट कर लिया करो, सो दैट इट बिकम्स यूजफुल एंड इट बिकम्स हैंडी टू रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, मूविंग फर्दर
Thol and Vadwana from Gujarat and Sultarpur and Bhindwaz from Haryana are the four new Ramsar site from India. ठीक है. Now the tally of Ramsar site has increased to 46. Total 46 sites Ramsar sites अभी हो गई है. ठीक है. रामसर क्या है? एक सिटी है ईरान में. ठीक है. तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वेटलैंड्स. वेटलैंड मतलब क्या है? एक वाटर बॉडी है ना. वाटर बॉडी है एक इंडिया में या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी वाटर बॉडीज होती है, उनको हमने कंजर्व करना पड़ता है. कंजर्व किस लिए करेंगे? क्योंकि इस पे ये बायोडाइवर्सिटिकली क्या है वाइब्रेंट है. इस पे वेटलैंड्स पे बहुत सारी जो ब्रीड्स है, बहुत सारी जो स्पीसीज है ना, बर्ड्स की और फिर फिशेस की, है ना, ये सारी चीज़ों जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है वेटलैंड पे, है ना. तो वेटलैंड के बहुत सारे इकोलॉजिकल फायदे हैं, तो उसके लिए हमको ये रामसार साइट हेल्प करता है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो इस बार का जो चेयर है, ठीक है, चेयरमैनशिप ब्रिक्स का वो है इंडिया के पास 2021 वाला. ठीक है. अब रिसेंटली ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन. ठीक है. तो ये जो मीटिंग है ये चेयर की थी इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने. है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. विनर्स अनाउंस फॉर मैती नेस्कॉम स्टार्टअप वुमन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड. ठीक है. ये स्टार्टअप वुमन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है ये स्टार्ट किन्होंने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलॉन्ग विद नेस्कॉम एंड यूएन वुमन. ठीक है. यूनाइटेड नेशन वुमन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में. ठीक है. सिंस इट इज रिलेटेड विद वुमन एम्पावरमेंट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये अवार्ड आपको ध्यान में रखना है. स्टार्टअप वुमन एंटरप्रेनर अवार्ड, ये किसने शुरू है आपको पूछ सकते हैं. मैथी और नेस्कॉम अलॉन्ग विथ यूएन वुमन. ठीक है. अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. क्वेश्चन मैंने दिया था असेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म. जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तब मोटा मोटी क्या बात होनी चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात होती है तब बात होनी चाहिए जीडीपी की, तब बात होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की. ठीक है. सेक्टोरल ग्रोथ की. फार्मा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है. ठीक है. टेक्नोलॉजी 1991 में क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? फिर एफडीआई की बात होनी चाहिए. हमने जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज है, पीएसयूज है, उसको प्राइवेटाइज करना शुरू किया, है ना. तो फिर उसमें एफडीआई भी आने लगा डोमेस्टिक एंटिटीज से, सॉरी फॉरेन एंटिटीज से. ठीक है. तो फॉरेन एंटिटीज आए तो फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ. 4G आया, पहले तो 2G आया था, फिर 3G है, फिर 4G है ना, अब 5G आने जा रहा है. ये टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है. हेवी इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है काफ़ी, है ना, ई व्हीकल है, और बाद में जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है वो सभी जो प्लेयर्स है वो इंडिया में आए, तो उससे जॉब क्रिएशन हुआ. ठीक है. बाद में हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़ा. इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे. ठीक है. तो अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ कितना था 1991 में? अराउंड 5 लाख करोड़ था. ठीक है. अब वो कितना हो गया? 145 लाख करोड़. मतलब ये कोरोना की पहले की बात कर रहा हूँ मैं. कोरोना की वजह से हमारा जीडीपी घट के कितना हो गया? 136 लाख करोड़. ठीक है. तो ये डिफरेंस देखो आप 30 साल में कितना हुआ है. 5 लाख करोड़ से 145 लाख करोड़. ये क्या हुआ? जीडीपी ग्रो हुआ. फिर सेक्टरल ग्रोथ की अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई अलग अलग. मर्सिडीज का प्लांट है इंडिया में, जनरल मोटर्स का प्लांट है इंडिया में, है ना. देन बीएमडब्ल्यू का है, फोक्सवैगन का है, Hyundai का प्लांट है. तो ये सभी इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, है ना, जीडीपी भी बढ़ा, जॉब क्रिएशन बढ़ा. सर्विस सेक्टर है, अलग अलग जो फॉरेन होटल्स की चेन है, ठीक है, वो आई इंडिया में. बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो टेलीकॉम की जो सर्विस, टेलीकॉम सर्विस सेक्टर में आता है. ठीक है. टेलीकॉम की जो कंपनीज थी बीच में हमारे यहाँ, वोडाफोन थी, अब उन्हें आइडिया ने उसको टेक ओवर कर लिया. ठीक है. तो ऐसी जो सर्विस सेक्टर में जो कंपनीज है, होटल की चेन्स है, वो इंडिया में आई, उससे भी जीडीपी बढ़ा.
इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। स्पेस सेक्टर है, फार्मा, फार्मा इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन फार्मा सेक्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा फार्मा सेक्टर से होता है, तो इसकी वजह से हम यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे फार्मा प्रोडक्ट, यूएस में भी कर रहे हैं, अफ्रीका में अफोर्डेबल मेडिसिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमको फॉरेक्स मिलता है। ये फॉरेक्स मिलेगा तो हम जो हमारा जो इंपोर्ट कवर है, इंपोर्ट जो होता है हमारा क्रूड ऑयल है या फिर बाकी जो रॉ मटेरियल्स है, उसको हमको हेल्प मिलता है, ठीक है। ये क्या, ये सब क्या बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन वजह हुआ है तो हमने क्या किया कि भाई ग्लोबलाइज जो कंपनी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, यूरोप में होंगी या फिर साउथ ईस्ट एशिया में होंगी, जैसे सैमसंग है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, कोरियन कंपनी है, वो इंडिया में आया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। गूगल है, गूगल की वजह से काफी सारे रिवोल्यूशंस हुए इंडिया में आईटी सेक्टर में, ठीक है। आईटी सेक्टर वाली कंपनियां जो है, सीमेंटेक है, कॉग्निजेंट है, ठीक है, आईबीएम है, ये सारी कंपनीज इंडिया में आई, तो उसकी वजह से इंडिया का जो आईटी सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है ना। आईटी सेक्टर अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वाला जो सेक्टर है वो है ना। लाखों लोग आईटी सेक्टर में इंडिया में काम करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री, बॉश, बॉश आपको पता होगा, है ना। बॉश कौन सी कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। ये क्यों आई इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई, लिबरलाइजेशन की वजह से आई, है ना। तो ये सब इकोनॉमिक चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस है, ठीक है। एफडीआई, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइज किए हमने हमारे सेक्टर। पहले हम इंश्योरेंस सेक्टर में 49% अलाउ करते थे, अभी 74% कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आने की वजह से क्या हुआ, हमारा एफडीआई बढ़ा, 75 मिलियन था पर ईयर आता था, अब कितना आ रहा है, अराउंड 80 बिलियन पर ईयर आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन तक पहुंच गया। रिमिटेंसेस, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, हमारे जो स्किल्ड मैन पावर थी, ठीक है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बढ़ गई है, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा आपका यूएई में है, आपका सऊदी में है, ठीक है, यूएस में तो है ही, फिर यूरोप में है। तो यहाँ से सब क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं इंडिया में। तो ये जो पैसा है वो इंडिया यूज करता है, उसको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। तो ये पैसा जो इंडिया में आता है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। वो हमारा इंपोर्ट कवर में यूज हो रहा है, जो हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं उसमें यूज होता है। उसको हम काफी जगह यूज करते हैं, है ना। वो जो फॉरेक्स है वो अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज में जाओ, आपका रुपया एक्सचेंज करने जाओ, वहां पे यूज होता है ना। टूरिस्ट को हम वही देते हैं। यहाँ से अगर बाहर कोई जा रहा है फॉरेक्स लेके, तो बाहर लंदन में, है ना, लंदन में या फिर यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसको काम आता है ये फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा है रेमिटेंस की वजह से भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव चीजें हुई है एलपीजी रिफॉर्म की वजह से, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था असेस, ठीक है। असेस, असेस मतलब क्या होता है, असेसमेंट किसका होता है, स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं। टीचर लोग स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट जब होता है तो टीचर क्या करता है, पॉजिटिव पॉइंट बताता है कि भाई इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये बंदा रोज पढ़ाई करता है, रोज होमवर्क करता है ना, ये टाइम से स्कूल में आता है ना, टाइम से स्कूल में आता है, और इसका बिहेवियर जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। ये चीजें क्या होगी, पॉजिटिव। फिर असेसमेंट में उसके निगेटिव बातें भी तो बोलनी पड़ेगी, उसमें उसमें अगर कुछ खामियां होंगी, वो अगर कुछ गलत बातें करता होगा स्कूल में, फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल में सोता होगा, ठीक है, तो ये सही बात नहीं है, ये फीडबैक पेरेंट्स को देना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स उस पे गौर करे। और अच्छी, मतलब अगर बच्चा अगर रात को सो नहीं पा रहा है तो इसकी वजह से अगर वो स्कूल में सो रहा है तो उसके ऊपर कुछ वो सॉल्यूशन ढूंढ सके, ठीक है। तो असेसमेंट ये होता है। अब हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सारे देख लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट सारे देख लिए हमने एलपीजी रिफॉर्म के। तो इसमें इसके जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है इसके, लिमिटेशन में एक आता है आपका इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा है इंडिया में, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आपका टॉप 50% रिसोर्सेज जो है वो आपका अराउंड 10% लोगों के पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया ना, 50% 10 लोगों के पास और रिमेनिंग 50% बचे हुए 90% लोगों के पास। तो ये इनइक्वालिटी है, ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट यहाँ पे आप कोट कर सकते हो, ठीक है।
इनके में इनइक्वालिटी बढ़ा है। फिर इंडस्ट्री का जो शेयर है हमारे इकोनॉमिक जीडीपी में, वो पहले भी 17 से 18% था और आज भी 17 से 18% है। एब्सोल्यूट फिगर अगर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ा भी है, लेकिन अगर वो परसेंटेज में देखा जाए, ठीक है, वो आज भी 17 से 18% है, जो कि होना चाहिए था अराउंड 25 से 30%। ठीक है, तो ये नहीं हुआ है, ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चरल चेंजेस हमारे कंट्री में आए हैं, ठीक है, कल्चरल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट, तो ये भी एक लिमिटेशन है। जो आज अभी हम क्या खाते हैं, अब हम खाते हैं बर्गर। इसकी वजह से क्या होता है, मैदा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, इसकी वजह से हेल्थ इशू हो रहे हैं ना, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस भी, जो भी लिमिटेशंस है, वो भी हमको लिखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा। अब देखो यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने बता दिए, और ये 1 2 3 लिमिटेशन भी बता दिए, 6 और 3 9। अब 9 पॉइंट पे आप अगर 50 वर्ड भी लिख दो, ठीक है, तो कितना वर्ड्स हो रहा है, अराउंड 450 वर्ड्स, इतना इनफ है। 600 वर्ड का अगर आपको आंसर लिखना है तो 450 से 500 वर्ड भी आप अगर लिख रहे हो, ठीक है, 450 से 500 वर्ड भी आप लिख रहे हो, तो इतना इनफ है, क्योंकि आप 1.5 घंटे में इतना ही लिख पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द रीजनल डिफरेंसेस इन एग्रोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रीजनल इम्बैलेंस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा जाके देख लो आप, वो काफी डेवलप्ड है, लेकिन आप विदर्भ में जाओ, बुंदेलखंड में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, तो वहां पे एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उतना हुआ नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है, तो हम डिस्कस करेंगे रीजन। ठीक है, रीजन की बात वेरी सॉरी, रीजन हमको डिस्कस करने, तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो फोकस ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन एरिया। ठीक है, हमने पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, और हमने जो उड़ीसा रीजन है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर जो गुजरात का प्रोडक्टिव एरिया है, केरला का जो प्रोडक्टिव एरिया है, उस पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। ये वन ऑफ द रीजन है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, इरिगेशन। आप पंजाब हरियाणा रीजन में जाओ, वहां पे 90% से ऊपर है इरिगेशन, लेकिन आप महाराष्ट्र में आओ तो इरिगेशन जो है अराउंड 20 से 25% ही है। ठीक है, महाराष्ट्र में वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है, पूरे कंट्री के अराउंड 40% डैम महाराष्ट्र में है, लेकिन इरिगेशन के नाम पे कितना है, सिर्फ अराउंड 20 से 25%। ये भी मैंने बहुत हायर साइड पे बता दिया। ठीक है, मैकेनाइजेशन ये जो है, इसके लिए पैसा लगता है। तो जो लार्ज लैंड होल्डर्स है पंजाब हरियाणा रीजन में, वेस्टर्न यूपी में, वो ये इसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं मैकेनाइजेशन का। विदर्भा मराठवाड़ा में आओ, बुंदेलखंड में आओ, वहां पे ये आपको नहीं मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी जो है, वो अर्बन एरिया को जो लग के जो एरियाज है ना, तो वहां पे आपको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसकी वजह से क्या है, आप डेयरी प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म तक आप रिटेन कर कर रख सकते हो। मीट है, फिर फिशेस है ना, फिश, देन हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स है, ये सब चीजें कोल्ड स्टोरेज की वजह से आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन ये हर सभी रीजन्स में आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसमें भी गैप है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप हो गया। फिर रेनफॉल वेरिएबिलिटी, ये भी वन ऑफ द रीजन है। आप वेस्टर्न घाट में जाके देखो, वहां पे अराउंड 200 से 220 सेंटीमीटर पाउस, 200-220 सेंटीमीटर पानी रेनफॉल वहां पे पड़ता है। लेकिन आप सेंट्रल इंडिया में आओ, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया हो गया, या फिर आपका चंबल की घाटी हो गई, एमपी ले लो, विदर्भा रीजन ले लो, ठीक है, राजस्थान का एरिया ले लो, यहाँ पे रेनफॉल उतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रेनफॉल की क्या है, वेरिएबिलिटी है। तो रेनफॉल ही नहीं है, मतलब पानी ही नहीं है, जो कि क्रूशियल कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो अफेक्ट होगा ही ना। ठीक है, ये भी वन ऑफ द रीजन है। सॉइल क्वालिटी देखो, एल्यूवियल सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नाइट्रोजन ज्यादा होता है उसमें, ह्यूमस होता है एल्यूवियल सॉइल में। तो ये चीजें जो कहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे आपका रीजन है आपका, जहाँ पे भी रिवर्स है,
रिवर के आजू बाजू वाला जो एरिया है वहां पे एल्यूवल सॉइल आपको मिलेगी, क्योंकि वो जो सिल्ट अपने साथ लेके आती है रिवर्स, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, यू विल गेट दैट अराउंड द रिवर्स ओनली, है ना। सो उसके कंपैरिजन में रेड सॉइल, येलो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल है, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जनरली क्या करते हैं फार्मर्स, उनके पास मॉर्गेज रखने को कुछ नहीं होता, ठीक है, वो जाते हैं मनी लेंडर्स के पास। अब मनी लेंडर के पास से पैसा लेंगे हायर इंटरेस्ट रेट में, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसको उनका जो भी इनकम आएगा एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो ज्यादातर मनी लेंडर का ब्याज चुकाने में ही जाएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की भी प्रॉब्लम है। ये नचिकेत मोर कमेटी का एक रिपोर्ट है जो मैंने डिस्कस किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट है एक नचिकेत मोर कमेटी का, वो मैंने डिस्कस किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है, उस पे मैंने डिस्कस किया है कि भाई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का क्या एज ऑफ नाउ स्टेटस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की भी प्रॉब्लम है। वेदर एनोमलीज, कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है ना। देखो मोटा मोटी जो बात चल रही है वो रीजन के हिसाब से चल रही है ना। मैं इस रीजन में कम है कि बात कर रहा हूँ, फिर उस रीजन में ज्यादा है कि बात कर रहा हूँ, तो हम कंपेरेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और वेरियस डायमेंशंस पे कर रहे हैं। हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पे बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, रेनफॉल पे बात की, सॉइल पे बात की, तो देखो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे भी बात की। तो देखो आंसर कैसा मल्टी डायमेंशनल हो रहा है ना, कॉम्प्रहेंसिव आंसर हो रहा है, हम सभी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कितने मैंने पॉइंट दिए, 3 3 6 और 2 8, अगर 8 पॉइंट पे आप अगर 50 60 वर्ड आप लिख दो ईच पॉइंट पे, ठीक है, तो कितना वर्ड हो रहा है, अराउंड 480 वर्ड्स हो रहा है, ठीक है, 450 से 480 वर्ड, इतना इनफ है 600 वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये सभी जो डायमेंशन है आंसर राइटिंग के आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आती हैं, डेवलप होती है। हमको समझता सब है लेकिन वो हमको लिखते नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखने कब आएगा, जब आप लिखना लिखना शुरू करोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे। जो भी मैंने आर्गुमेंट अभी आपको दिए हैं वही आपको लिखना है, वही सेम टू सेम आपको लिखना है, तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आंसर राइटिंग अच्छे से आपका उस पर कमांड आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी हमने पीआईबी भी डिस्कस कर लिया, आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी डिस्कस कर लिया। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।